बनाना में डीनेबलिंग बनाना, वेरी गुड। कौन बोल रहा है? लूशनिंग राइस या पेडी में बेटा पेडी ही राइस होता है और डी हॉर्मिंग होती है आलू में। ठीक है, चलो अब होती क्या है ये देख लेते हैं। इधर देखो, पहले लिख लेना, बाद में तो तुम तो लिखते रहते हो वैसे। चोकिंग बनाना में होती है, ये डिसऑर्डर है एक तरह का। इसमें क्या है, वो जो घड़ बनती है ना, घड़ समझ रहे हो? घड़ मतलब जो केला है, केले में जो ऐसे लगती है ना, वो अगर ठीक से नहीं बनी है तो कौन क्या हो गया, बोलो क्या हो गया है? चोकिंग। फिर होता है क्या होता है? डी। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आगे मेल बड रहती है इसमें, तो फर्टिलाइजेशन के बाद मेल का कोई काम नहीं है तो उसे हटा दो मेल बड को। तो मेल बड को हटा रहे हो तो क्या कहलाएगा? डी, है ना। ऊपर क्या हुआ, घड़ अगर ठीक से नहीं बनी तो चोकिंग। अगर मेल बर्ड को हटाया तो डी। अब ये मेल बर्ड को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि फालतू और फर्दर ये एनर्जी खाएगी। इससे अच्छा इसको क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए, क्योंकि ज्यादा एनर्जी किस पे आनी चाहिए? केले के फ्रूट पे, है। फिर क्या लिखा हुआ है? डी हॉर्मिंग। अब अगर आपने आलू बोया है, ठीक है, तो अब अपने को पता है कि आलू का साइज मैक्सिमम जितना होना था इस ट्यूबर का वो हो चुका, मतलब इतना हो गया, इतने डेज कर हमने को पता रहता है कि हमने सोइंग करी, उसके बाद है ना ट्यूबर से सोइंग करेंगे। आलू को कैसे बोलेंगे? सीड से कि ट्यूबर से? ट्यूबर। सीड से भी बोलते हैं पर अपने यहाँ अपन ट्यूबर से बोलेंगे। तो ट्यूबर से अगर हम आलू को बोएंगे तो आलू बो दिया हमने, एक आलू अपना इतना बड़ा हो गया, हमें पता है कि 60 दिन बाद हार्वेस्टिंग करनी है, इतने दिन बाद। तो इसका क्या है, ऊपर वाला पार्ट को काट दिया जाता है। अब ऊपर वाले पार्ट को काटने से एक फायदा होगा कि ये जो है ना, ये इसकी जो स्किन है, आलू का छिलका जो रहेगा, अगर आप नया आलू छील रहे हो तो आप देखोगे कि नए आलू में छिलका बहुत क्या होगा, बोलो पतला, और पुराना आलू अगर छील रहे हो तो छिलका कैसा है? मोटा। तो नए आलू में अगर आपको छिलका मोटा करना है तो उसके वेजिटेटिव पार्ट यानी जो ऊपर का हिस्सा है उसको क्या कर दीजिए? काट दीजिए, और उसे 2, 4, 5 दिन और मिट्टी में पड़े रहने दीजिए। उससे क्या हो जाएगा, उसका जो छिलका है वो थोड़ा क्या हो जाएगा? मोटा। और छिलका मोटा होना क्यों जरूरी है? अरे वजन के लिए नहीं, खराब ना हो, वेरी गुड। स्टोरेज लाइफ क्या हो जाएगी उसकी? बढ़ जाएगी। क्या में करेंगे हम ये डीहॉर्मिंग? किस में करेंगे? करते क्या समझ गए? वेजिटेटिव पार्ट को हटाना। नेक्स्ट क्या बची है? ब्यूशनिंग। ठीक है, तो ब्यूशनिंग प्रोसेस भी है और बियासी, इसको बियासी मेथड भी बोलते हैं इसको, है ना। ये पेड़ी में हम करते हैं। पेड़ी मतलब क्या लिखा हुआ है? धान लिखा हुआ है। तो ये एक मेथड है जिसको हम काय में करेंगे? पेड़ी। इसके बारे में हम जब पेड़ी पढ़ेंगे तब वापिस पढ़ना पड़ेगा, तो हम सभी देखिए। ठीक है, इसमें करते क्या है, अगर ये हमारा पेड़ी प्लांट फील्ड है तो नॉर्मली जो पेड़ी बोते हैं हम, धान जो बोते हैं बेटा, उसमें पहले नर्सरी बनाते हैं। बोलो क्या बनाते हैं? नर्सरी। उसी के एक हिस्से में नर्सरी बनाएंगे और फिर उस नर्सरी में से प्लांट को क्या कर देंगे? ट्रांसप्लांट कर देंगे, है ना। रोपे बनाते, फिर रोपे तैयार करेंगे, फिर उनको ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, ये कहाँ करेंगे? जहाँ हमारे पास पानी ज्यादा है, अपलैंड एरिया है। अपलैंड एरिया मतलब जहाँ पानी कम है और ऊंची जगह है ना, तो वहां पर क्या होगा, पानी की कमी की वजह से हम डायरेक्ट सीड फेंकेंगे। ठीक है, तो हमने अगर डायरेक्ट सीड फेंक दिए तो पंक्ति खुद से बनेगी क्या? एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, है ना। कुछ नहीं करते, उस पंक्ति उनके बीच में धीरे से ये ऐसे कल्टीवेटर या प्लाव चला देते। उसकी वजह से क्या होता है, अगर पौधा बीच में है तो इधर लुढ़क जाएगा, उधर है तो उधर लुढ़क जाएगा। अब तुम कहोगे कटेगा क्यों नहीं? क्योंकि धान के खेत में क्या कीचड़ मची होती है ना, तो पौधा इतनी आसानी से कटेगा नहीं। ऐसी हार्ड सरफेस नहीं रहेगी, पूरा कीचड़ कीचड़ रहेगा। कीचड़ कीचड़ में वो एक तरफ हो जाएगा, बीच में जगह हो जाएगी, अपने आप रो बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? और कहीं ज्यादा होंगी तो औरतें जो रहती है वो निकाल के वहां से दूसरी जगह चोट देगी। आपने क्या करी? बोलो क्या करी? ब्रॉडकास्टिंग। बोलो क्या करी? ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? हमने छिटकवा विधि से सोइंग करी। ब्रॉडकास्टिंग में तगाड़ी भर के चावल लिए और फेंक दिए तो क्या हो गई? ब्रॉडकास्टिंग। ये सोइंग कर दी। अब ब्रॉडकास्टिंग में क्या लाइन बन पाएगी क्या? ऐसे
नहीं बन पाएगी, पौधा हर कहीं उग जाएगा, है ना। और जब हर कहीं उग जाएगा तो हमें लाइन बनानी, हम बीच में क्या चला देंगे, कल्टीवेटर चला दिया, कोई भी पतली सी एक चीज चला दी, उससे क्या हुआ, आधे इधर हो गए आधे, लाइन बन गई क्या, बोलो जल्दी। हमसे बस इतना पूछेगा कि विशनिंग क्या होती है, किसमें होती है, पेड़ में। व्हाट इज विशनिंग, एक्सप्लेन, 5 मार्क्स, ऐसा नहीं आया, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रखो, मिटा दो, ये प्रोसेस हो गई, उसी में उसी टेबल में नीचे लिख लेना इनका, ठीक है। और जब हम कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या होता है फिर वो और वहां ज्यादा आ जाएगी, पर इतनी ही ना, ठीक है। तुमसे क्या पूछेगा, लूसर्न में क्या होती है, जल्दी बता दो। वो बहुत आजकल चल रहा है, ठीक है, क्यूरिंग व्यूरिंग सब कर दोगे। आगे बढ़े, अगली टेबल क्या है, ये नेशनल वाला, इंटरनेशनल ईयर मैंने बढ़वा दिए तुम्हें ना पहले ही, नेशनल ट्री वगैरह ये हम कर चुके हैं। देखो हमें नेशनल ट्री का नाम याद नहीं होना चाहिए, बेनियाड ट्री, उसका साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए, क्या नाम लिखा हुआ है, फाइकस जैकेनियस, है ना। तो केवल नेम से काम नहीं चलेगा, क्या याद होना चाहिए, साइंटिफिक। 1000 बार ये क्वेश्चन आ गया ऑर्नामेंटल में कि नेशनल फ्लावर क्या है, तो नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस, और लोटस का नाम क्या है, नेलेम्बो लूसिफेरा, ठीक है। नेशनल फ्रूट क्या है, मैंगो, मैंगो का नाम क्या है, मैंगो का ओरिजिन इंडिया ही, यानी आम का, आम सबसे पहले भारत में ही पाया, ठीक है। आम का नाम मैंगो इसलिए पड़ा, एक आदमी जा रहा था वो मैंगो बेच रहा था, तो अंग्रेज ने देखा तो बोले मेन गो, तो नाम क्या हो गया, मैंगो। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही था। चलो नेक्स्ट दिए हुए हैं वर्ल्ड फूड प्राइज, तो वर्ल्ड फूड प्राइज हर साल मिलते हैं, पर हमारे बंदों को कब कब मिले उसमें दिया हुआ, तो हमें वर्ल्ड फूड प्राइज याद नहीं करने सबके, ठीक है। केवल एमएस स्वामीनाथन का याद कर लेना, 1987 में उनको मिला था, है ना। फूड प्राइज उसको मिलेगा जो दुनिया में ऐसा कंट्रीब्यूशन देगा जिससे कि दुनिया में जो है फूड की अवेलेबिलिटी बढ़े। तो स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए थे, कहां पर लेके आए थे, इंडिया। उससे क्या हुआ था, वीट और राइस का प्रोडक्शन क्या हो गया था, ज्यादा हो गया। ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन था, वीट, वीट का ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, वीट बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, कहां पर हुआ, पंजाब और हरियाणा। कौन से प्रोग्राम की वजह से हुआ, HY क्वेश्चन दिया था ना, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, उसकी वजह से हुआ, ठीक है। तो उनको क्या मिल गया, बोलो क्या मिल गया, वर्ल्ड फूड प्राइज। उसके बाद वर्गीस कुरियन ने, इनने मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया, इनको भी क्या मिल गया, वर्ल्ड फूड प्राइज। कब मिला, 1989। ऐसे कई सारे साइंटिस्ट, है ना। आगे बढ़े, मैगजीन से, तो मैगजीन्स हमें, मैंने पहले तुम्हें बता दी थी ना, 2 बार मैं मैगजीन्स पढ़ा चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। जैसे पहली वाली दी हुई है कृषि जगत, है ना, फिर दिया हुआ है कृषि दूध, फिर कृषि दुनिया, तो ऐसे याद रखना है, जगत दूध दुनिया तीनों कहाँ से आ रही है, जितनी भी ग्राम वाली है वो सब कहाँ से आ रही है, देवी। कृषि चयनिका कहाँ से आ रही है, ICICI। आपको ये याद नहीं रखना है कि वो फोर्टनाइटली आ रही है कि मंथली आ रही है, ठीक है। और अगर याद ही रखना है तो बस 2-4 पत्रिका जो है, कृषि चयनिका और इंडियन फार्मिंग, ये जो इंपॉर्टेंट है, जो ICAR से निकल रही है। ICAR से जो निकल रही है वो हम पीछे भी एक टेबल में पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पर सारी पत्रिकाएं दी हुई है। एक इंपॉर्टेंट है, मैंने बताई थी, अभी पूछी गई थी, किसान भारती। देखो उसमें लिखा हुआ है किसान भारती कहाँ से निकलती है, कंफ्यूज करने के लिए दिल्ली भी देता है, दिल्ली से निकलती है कृषक भारती। क्या निकलती है, कृषक। सिंपल किसान भारती कहाँ से निकलती है, पंतनगर। दोनों दी हुई है, कृषक भारती भी और किसान भारती। कृषक भारती, किसान भारती दोनों इंपोर्टेंट है, कृषि चयनिका इंपोर्टेंट है, इंडियन फार्मिंग इंपोर्टेंट। कानपुर से, चलो दिल्ली से नहीं है, कानपुर से, पर किसान भारती इंपोर्टेंट है, समझ में आ गई बात। फिर इधर आ जाओ, जर्नल्स दी हुई इंग्लिश में, तो हमें सारी जर्नल्स याद नहीं करनी है, हमारे MP से निकलती है जर्नल ऑन वीट साइंस, मिल गई क्या, कहाँ से निकलती है, जबलपुर, ठीक है, ये याद हो जाएगी। इस पे डिटेल्ड एक पूरा वीडियो है जिसमें मैंने पत्रिकाएं याद करवाई है, आप चैनल पे जाकर फिर से विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसे देखने से पत्रिकाएं याद हो ही जाएंगी। कुछ मैगजीन्स दी हुई है नीचे, एग्रीकल्चर रिसर्च, ये सेकंड वाली स्टार लगा लेना, एग्रीकल्चर सिचुएशन इन इंडिया, है ना, ये कहाँ से आती है, न्यू दिल्ली।
फिर इंडियन फार्मर डाइजेस्ट मिल गई क्या, पंतनगर, पंतनगर से जितनी भी आती है सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुरुक्षेत्र वाली स्टार लगा लेना, लास्ट में जो दी हुई है कुरुक्षेत्र आती है, पीछे टेबल में दी हुई है, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, मिल गया रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट वाली बैंक कौन है बोलो, नाबार्ड, बताया है ना सर, पहले ही बहुत सारी चीजें सिखा चुका हूँ। चलो नेक्स्ट देखो, अवार्ड थे है ना, तो इसमें अवार्ड कम दिए हुए, थोड़े अवार्ड और लिखते, पहले इसमें जो दिए हैं वो बात कर लेते थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अवार्ड क्या दिया है, हरिओम आसाराम, किसके लिए मिलता है ये, किसके लिए मिलता है, पब्लिक रिसर्च इन क्रॉप। अगर आपने कोई क्रॉप पर अगर रिसर्च करी और आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, कुछ नया है उसमें, तो आपको कौन सा अवार्ड मिल जाएगा, हरिओम। देगा कौन, एग्रीकल्चर के सारे अवार्ड कौन देगा, आईसीएआर, ठीक है। आईसीआर क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अभी कौन है, या तो वो देंगे उनके हाथ से दिलवाया जाएगा, या कभी मोदी जी को फुर्सत मिल गई वो दे देंगे, ठीक है। तो हरिओम आसाराम अवार्ड किस लिए मिलता है बोलो, क्रॉप रिसर्च में, क्रॉप के रिसर्च में अपन ने कुछ अच्छी रिसर्च करी है ना, क्रॉप साइंस में। नेक्स्ट कौन सी दिया हुआ, पंजाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फॉर ये लिखा हुआ है वुमेन एग्रीकल्चर है ना, इसमें अगर आप काम कर रहे हो ना तो आपको कौन सा मिल जाएगा, पंजाब राव। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू, अगर आपने पीएचडी करते हुए एग्रीकल्चर से बहुत अच्छा काम किया है तो आपको कौन सा अवार्ड मिल जाएगा, जवाहरलाल। नेक्स्ट जगजीवन राम, अगर दो फार्मर है, दो इनोवेटिव फार्मर को मिलता है जिनने कुछ नया बनाया, फार्मर भी अपनी तरह से नया बनाते रहता है, कुछ जुगाड़ बना दिया उसने, मैंने तुम्हें एक बताया था ना कल, बुलेट सब्जी बनाई, हाँ, ऐसे कई सारी नई नई चीजें कुछ फार्मर, क्योंकि उसकी जरूरत के हिसाब से वो चीजें बनाते रहता है, तो उस इनोवेशन के लिए फार्मर को भी अवार्ड मिलेगा, कौन सा मिलेगा, जगजीवन राम। नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बर्थडे पर ही हम क्या मनाते हैं, किसान, कल बता था ना 23। अब चौधरी चरण सिंह कौन थे, कुछ जाके घर देखना, सर्च करना, हाँ पता, 5th प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर, 5th प्राइम मिनिस्टर थे किसके, इंडिया के, यूपी से थे ये, और इनने किसानों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है, ये खुद भी किसान थे इसलिए किसानों पे ध्यान दिया, तो इनने किसानों के नेता पाए जाते थे, तो इनके लिए क्या नाम रख दिया इनका, मतलब इन्हीं के नाम पर कौन सा डे मनाने लग गए, किसान। इनके बर्थडे, इनका बर्थडे कब था, 23 दिसंबर। उनकी पार्टी आपकी है यूपी में, बढ़ गई अलग अलग जगह, यूपी हरियाणा में, हरियाणा का वो लड़का है ना, क्या नाम उसका, जयंत चौटाला उटाला, वो सब उसी में से। चल हाँ, नेक्स्ट टॉक्सिन्स, अच्छा कुछ अवार्ड और लिखने हैं ना, हल्दर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्दर अवार्ड, सब आईसीआर के ही है ना, आईसीआर के ही कुछ और अवार्ड जो है हम बढ़ा रहे हैं। वो पॉइंट्स किस स्क्रीन में आ रहे हैं, पीछे करके कैसे, पॉइंट्स सब आ रहे हैं, हाँ आएगा। चलो लिखो, 2-4 और लिखवा देता हूँ। एक अवार्ड है NASI-ICAR अवार्ड, ये किसके लिए मिलता है, फार्म इम्प्लीमेंट्स के लिए। फार्म इम्प्लीमेंट समझते हो ना, साड़ी जैसा काम है। फार्म इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, फार्म पर जो भी मशीनरी है वो क्या भाई, फार्म इम्प्लीमेंट्स, कल्टीवेटर वगैरह वगैरह है। नेक्स्ट हल्दर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हल्दर अवार्ड मिलता है बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए,
सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। हर कहीं आजकल तुम सुनते हो ना हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। फिर आ जाता है रफी अहमद किदवई अवार्ड। ये है आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चर, कुछ अच्छा करा एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर के साथ साथ जितने भी अलाइड साइंस है उनमें। अलाइड साइंस क्या क्या हो सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री हुई, फिशरी हुई, ये सब। पंजाब राव देश एक अवार्ड है फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड। ये मिलता है रिसर्च, अगर आपने रिसर्च करी ट्राइबल एरिया में। ट्राइबल लोग समझते हो, जनजाति लोग। फिर आता है सरदार वल्लभ भाई अवार्ड। ये मिलता है अगर आपका एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट है, आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कर रही है तो आपको ये मिलेगा आउटस्टैंडिंग आईसीआर इंस्टीट्यूट। केवीके को भी मिलता है कोई अच्छा केवीके भाई है। पंडित दीनदयाल हिंदी में लिखते थे, ज्यादा अच्छा समझ में आता है। दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान पुरस्कार। ये मिलता है बेस्ट केवीके। बस इतने बहुत है। केवीके होते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, सब पता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक रहता है। सीहोर डिस्ट्रिक्ट का कहाँ है तब पता करके आओ। क्या हो गया दांगी, समझ नहीं आ रहा क्या? आप खड़े हो फिर। बेस्ट केवीके को कौन सा अवार्ड मिलेगा? अगर केवीके कोई सा बेस्ट केवीके है यानी पूरे इंडिया के केवीके में सबसे अच्छा काम कर रहा है वो, तो कौन सा अवार्ड मिलेगा उसको? हाँ बस इतना सब याद करना। और रफी अहमद किदवई अवार्ड किसको मिलेगा? जो हाँ एग्रीकल्चर और एलाइड साइंस में जो अच्छा कर रहा है उसको। ठीक है, पढ़ने में तेरे को ये ना पीएचडी तो निकले थे। कोरोना का बहाना बनाकर अब भी कुछ लोग नहीं आ रहे, जो कि बहुत गलत। ठीक है, कोरोना महामारी ये साल भर में जाने वाली नहीं है। 2 लड़कियां कह रही टीका आ गया रशिया में, तो अपने घर आ गया क्या? अभी टाइम लगेगा उसको। सरकार कह रही बिहार में क्या हम लोग फ्री में टीका बांटेंगे, है ना कोरोना, और आया ही नहीं भले टीका। जैसे आईसीआर है ना, वैसे आईसीएमआर। आईसीएमआर अभी परमिशन नहीं दे रहा है, अभी रिसर्च कर रहा है कहीं साइड इफेक्ट ना है उसको। पता चला जल्दी जल्दी में टीका लगा दिया, बाद में 20-25 साल बाद साइड इफेक्ट दिखे उसको।
और नहीं बात, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, जिन लोगों को वो गैस घुसी थी मिथाइल साइनाइड, वो उनके 3-3, 4-4 पीढ़ियों तक दिक्कत आ रही है आगे, किसी भी पीढ़ी में वो इफेक्ट दिख रहा है। इसलिए दाएंगे चुपचाप गांव में पड़े रहो, कहीं भोपाल होगा नहीं, वापिस गैस ट्रेजेडी होगी तो चल हो गया। तो कोरोना का बहाना मत बनाओ, जिंदगी वापिस संतुलित हो रही है, धीरे 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 करके सब ठीक हो रहा है, ठीक है। और अब नंबर ऑफ पेशेंट भी पर डे घटने लगे। अब आ गई हर्ड कम्युनिटी। हर्ड कम्युनिटी क्या होती है बेटा? हर्ड इम्यूनिटी, सॉरी, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? अगर सारे भेड़ हैं अपने पास, 1000 भेड़ है, तो 1000 में से अगर 100, 200, 400 को अगर कोई डिसीज हो गई ना, तो बाकी को होगी ही नहीं, क्योंकि उनको देख के उसमें उनने का इसको ये हुई, मतलब ऐसा रहता है। तो वो क्या कहलाती है? हर्ड इम्यूनिटी। तो इंसान भी एक जानवर है, तो उसको भी क्या आने लगी धीरे धीरे? हर्ड इम्यूनिटी। पाकिस्तान में कोरोना कम है, वहां पर क्या है? हर्ड इम्यूनिटी क्या हो गई है? ज्यादा, ठीक है। टेस्टिंग भी कम है, चलो कई लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं जेल में, तो टेस्ट ही नहीं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्टम नहीं दिख रहे। बात समझ नहीं? अगर ऐसा हो जाता कि जिसको कोरोना हुआ वो मर ही जाएगा, तो बहुत मर जाते हैं, ठीक है। तो कोरोना है, उसमें डेथ रेट बहुत कम है, तो घबराने की जरूरत नहीं, अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि कोरोना में भी एग्जाम तो होंगे, है ना? पीएचडी का एग्जाम है। 3-4 गधे क्या कर रहे थे, मैंने कहा कि बेटा एग्जाम अभी रहेगा, नहीं सर कोरोना चल रहा है। मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने ग्रुप में मैसेज भी भेज दिया कि आप ठीक से पढ़ाई करें। बच्चे नहीं मानते, अगले दिन एडमिट कार्ड आ गया। उस दिन मेरे पास 15-20 फोन आए, सर आपको कैसे पता कि तभी एग्जाम हो? आप सर तुक्के मत मारा करो, अभी बहुत टाइम है। मैंने कहा ठीक है टाइम है। फिर अगले दिन मैंने फोन लगाया, मैंने कहा तुम मिला। तो ऐसे भरोसे नहीं बैठना। अब चीजें पोस्टपोन नहीं होती, समझ में आ रही बात? अब सब खुलने लगा धड़ाधड़। चलो, तो ऐसे भ्रम में नहीं रहना है कि अभी तो कोरोना चल रहा है, कोरोना गया सब, अभी पढ़ाई चलनी चाहिए। हो गया ये सारे अवार्ड है, आपको पता होने चाहिए। एक अवार्ड और है जो लिख लो, है ना, इंटरनेशनल अवार्ड है, इसलिए अलग लिख देते हैं। लिखो किंग बाउडन, ऐसा नाम है किंग, हाँ, इंटरनेशनल अवार्ड। ये मिलेगा ग्रीन रिवॉल्यूशन। बहुत है इतने आओ। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया? आगे क्या दिया हुआ है? कुछ टॉक्सिक्स दिए हुए हैं, किस क्रॉप में कौन से टॉक्सिक होंगे, ठीक है। तो हर आदमी के अंदर क्या होता है? जहर। बोलो, हर आदमी के अंदर क्या भरा हुआ है? जहर। इसके अंदर भरा हुआ है। तो हर क्रॉप के अंदर भी क्या भरा हुआ है? बोलो, जहर। टॉक्सिक है हर चीज के, हर के अंदर। केवल सांप ही जहरीला नहीं है बेटा। सांप तो काटता है तो पता चल जाता है, पर जब इंसान काटता है तो पता भी नहीं चलता, ठीक है। इसलिए बच के रहो। ये दुनिया कैसी, जल्दी बता दो। गुड, जालिम दुनिया है, इसमें बच के रहना है। तो जैसे ये हर एक इंसान के अंदर जहर भरा हुआ जन्म दे, वैसे क्रोप के अंदर भी क्या है? बोलो, जहर है, टॉक्सिक है। हर क्रोप में कुछ ना कुछ टॉक्सिक है। तो अपन से पूछता है कि किस क्रोप में कौन सा टॉक्सिक है, या इस क्रोप में कौन सा टॉक्सिक है, उल्टा पूछ ले। मतलब ऐसा पूछेगा ये वाला टॉक्सिक किस में है, या फिर ये पूछेगा कि इस क्रोप में कौन सा टॉक्सिक है। नॉर्मल जो है वो ऐसा है, देखो कि गॉसिपॉल किस क्रोप में है, किस में है? कॉटन। उल्टा ये वाला ज्यादा पैटर्न पसंद करता हुआ कि कॉटन में कौन सा टॉक्सिक है, तो कॉटन में क्या है? गॉसिपॉल, है ना। ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, तुम बताते जाना। कॉटन में क्या हो गया? गॉसिपॉल। ठीक है, ये आपको कब और अच्छा याद हो जाएगा? जब आप उसका साइंटिफिक नेम याद कर लोगे, क्योंकि कॉटन का नाम क्या है? गॉसिपियम। तो गॉसिपियम में क्या होगा? गॉसिपॉल, है ना। ऐसे चीजें लिंक होगी, पर अभी समय लगेगा। तो बताओ कॉटन में क्या है? गॉसिपॉल। इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना। शुरू वाले सारे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ? लथाइरस। लथाइरस खेसारी होती है, इसकी दाल बनती है। इसमें क्या होता है? लेथारी सी नीचे दिया होगा, एक और बार दिया होगा लथाइरस। हाँ, दिया है 14th नंबर पे दिया है लथाइरोजिन्स। तो लथाइरस में क्या होता है? लथाइरोजिन्स, इससे लकवा मार जाता है। खेसारी की दाल ज्यादा खानी, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या दिया, रेपसीड एंड मस्टर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेपसीड एंड मस्टर्ड में होता है इलूसिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, इलूसिक। सोयाबीन में होता है, क्या होता है, गोइट्रोजिन। सोयाबीन की दाल इसीलिए नहीं खाते हम दाल खाते हैं अरहर की। सोयाबीन भी क्या है, पल्स क्रॉप है, दाल है, पल्स कम ऑयल सीड है, पर उसकी दाल नहीं खा रहे इसी के कारण। नेक्स्ट क्या लिखा है, अल्फा अल्फा, ठीक है, अल्फा अल्फा क्लोअर या इजिप्शियन क्लोअर। अल्फा अल्फा क्या है, लूसन को बोलते हैं, लूसन को क्या बोलते हैं, अल्फा अल्फा। दो लड़के कह रहे लूसन क्या, लूसन एक क्रॉप है, एक फसल है रिच का, कल पूछा था, जिसको क्या करते हैं हम, खाते हैं, खिलाते हैं, किसको खिलाते हैं, याद रखना, बर्सिन एंड लूसन आर फोडर। बोलो क्या है, बर्सिन एंड लूसन आर फोडर। इन दोनों को हम किसको खिलाएंगे, पशु। मेज क्या फोडर क्रॉप भी है, हाँ, मेज फूड ग्रेन भी है, मक्का हम भी खा सकते हैं, और मक्के का तना कौन खा सकता है, तो फोडर भी। फिर डिपेंड करता है मक्का किस लिए उगा रहे हैं, अगर भुट्टे खाने के लिए तो हमारे लिए हो गई, और अगर चरी के लिए तो किसके लिए हो गई, एनिमल। फिर नेक्स्ट दिया हुआ लूसन में कौन सा टॉक्सिक है बेटा, सेपोनिन एंड प्लांट एस्ट्रोजन। सेपोनिन बस इतना सा याद करना। नेक्स्ट है ग्राउंडनट, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ग्राउंडनट में जो टॉक्सिक है वो है अफ्लाटॉक्सिन। नेक्स्ट है सोरगम, सोरगम में बहुत इंपॉर्टेंट है HCl, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड ऐसा कुछ नाम है इसका, ठीक है, पीछे साइनाइड ग्रुप है, इसके बहुत सारे नाम है। इसका नाम है क्रूसिक एसिड, धुरीन भी इसी का नाम है। क्या नाम है इसका, धुरीन। मैंने बताया था ना, जब हम सोरगम क्रॉप पढ़ेंगे तब और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। HCl एक, हाइड्रोजन साइनाइड एक। अभी हमसे पूछा कौन सा टॉक्सिक है, तो ये कौन सा टॉक्सिक है, साइनाइड। इसका और नाम क्या है, क्रूसिक एसिड, और एक और नाम क्या है, धुरीन। तो सोरगम क्या होती है, ज्वार होती है, ज्वार। देखी ना, मक्का की बहन क्या हो गई, ज्वार। समझ में आई क्या, मक्का, ज्वार और गन्ना, तीनों में डिफरेंस बहुत ही कम है। जब आपको कुछ भी ना दिखे, ऐसा लंबा सा डंडा दिखे और पत्तियां दिखे, तो कौन है, गन्ना। लंबा सा दिखे और ऊपर ऐसे एसल दिख जाए, नीचे सिल्क दिख जाए, तो कौन है, मक्का। एसल और सिल्क पे कौन आ जाएगी, मक्का। और अगर नीचे सिल्क ना दिखे, यही एक भुट्टा दिखेगा, समझ में बात, ऐसे ऐसे पोखड़ा बोलते हैं हम उसको, तो कौन दिखेगी, सोरगम। ज्वार वो ऐसे लटका रहेगा, आ रही बात समझ, ऐसे ऐसे डंडे, ऐसा प्लांट रहता है, उसमें से यूं निकलता है, वहां पर उसका ये जो फ्रूट है वो लटका रहता है, पोखड़ा बोलते हैं उसको। कच्ची ज्वार को ऐसे तोड़ लो, सेक के खाते थे हम, और ये जो बचता था इस डंडे से हम 2 बेल बनाते हैं, उससे चलाते। वो बेल आगे कहीं अड़ जाता तो हमारी छाती में ही घुस जाता। ये सब करा, हमारा बचपन ऐसे गया। हमने पबजी वबजी नहीं खेला, ये हमारी स्टाइल। आ रही बात, चल। अब तुम हमसे कहोगे कि सोरगम कहाँ है, तो हम सोरगम क्या तुम्हें सब बता देंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल अप्रोच का कोई तोड़ नहीं। समझ में आ गया बात। तो सोरगम क्रॉप में क्या होती है बेटा, जब वो छोटी रहेगी तब उसमें क्या रहेगा, HCl क्या रहेगा बेटा, ज्यादा। जैसे जैसे वो बढ़ेगी HCl क्या हो जाएगा, कम। तो अगर सोरगम क्रॉप अगर छोटी है तो हम एनिमल को खिलाएंगे क्या, नहीं। अगर खिला दी तो एनिमल ऊपर, और अगर बड़ी हो गई उसके बाद खिला सकते हैं क्या, हाँ। अब हमें क्यों नहीं मरते, क्योंकि हम उसका तना नहीं खा रहे, तने में रहता, लीफ में रहता है, लीफ है ना, बंदरफुट में और स्टोरकाइन में होता है लीफ, पर हम लीफ खाते ही नहीं है। लीफ कौन खाता है, एनिमल। हम तो उसका फ्रूट खाते हैं, और वो भी तब खाते हैं जब जार में फ्रूट ही कब आएगा, सोरगम में, जब वो क्या हो जाएगी, बड़ी। और जब बड़ी हो जाएगी तो उसमें HCl कंटेंट क्या हो जाएगा, कम। छोटी में HCl कंटेंट क्या है, ज्यादा। तो छोटी ज्वार चरी किसी को नहीं खिला। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आलू। आलू में कौन सा है, सोलेनिन, ठीक है। सोलेनिन क्या है, जब आलू हरा हो गया तो क्या बन गया उसमें, सोलेनिन। खाना ही नहीं हरा आलू, मम्मी अगर काट रही है तो फेंक दो, है ना। पुराने आलू ले आओ, पर हरे आलू मत लाओ। नेक्स्ट रेजिन, मैंगो में है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस यहीं तक इंपॉर्टेंट थे। कौन से नंबर तक, 8 तक। इसके नीचे सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है बस एक, ऑक्सैलिक एसिड। ये किसमें होता है, नेपियर घास, ठीक है। ऊपर के 8 कर लेना, काम हो जाएगा। और क्वेश्चन आते रहता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कॉटन के गोसिपोल पे, और ग्राउंडनट के अल्फाटॉक्सिन, और सोरगम के HCl। ये तीनों सरकारी घूमते रहते हैं।
सरकारी समझ गए ना, जो क्वेश्चन बार बार आ जाए वो क्या हो गया सरकारी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सीड रेट दी हुई। तो देखो हर क्रॉप की सीड रेट आपको कराएंगे अभी, पर हर क्रॉप में क्रॉप की सीड रेट अलग है और उसकी हाइब्रिड सीड की सीड रेट अलग है। बात समझ में आ रही है? कोई भी क्रॉप हुई, क्रॉप की सीड जो है उसकी सीड रेट अलग है और उसी के हाइब्रिड की सीड रेट अलग है। जैसे वीट देख ले, तो नॉर्मल अगर हम सीड बो रहे हैं तो वीट की जो सीड रेट रखते हैं वो हम 100 रखते हैं। कितनी रखते हैं? 100। यानी हमें 1 हेक्टेयर में 100 किलो गेहूं बोना है। कितना बोना है? 100 किलो। ठीक है, पर अगर उसी की हाइब्रिड सीड है तो कितने बोएंगे? 65। देख के बताओ, 65 है ना। तो हाइब्रिड सीड के लिए सीड रेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो पहले क्या करता था वो, पहले हमसे सिंपल सीड रेट पूछता था कि यार वीट की सीड रेट क्या है, बोलो क्या है? 100 से 120 ऐसा लिखते हैं। तो 100 से 120, पर अब हाइब्रिड पे जाने लगा तो हाइब्रिड की भी हमें याद रखनी है। हाइब्रिड वीट की कितनी है? 65 है ना। हाइब्रिड कॉटन की कितनी है? 1.5। कितनी है? बस 2। हाइब्रिड कॉटन बीटी की कितनी है? 1.5 और हाइब्रिड की कितनी है? 2। अब इधर ध्यान से देखो, कॉटन जितना सीड बड़ा होगा, देखो सीड बड़ा है अगर, ठीक है, सीड क्या है? बड़ा, तो नंबर ऑफ प्लांट्स क्या होंगे? कम होंगे। नहीं आ रही बात समझ? छोटे छोटे बीज है और हमने डाल दिए 1 हेक्टेयर में, तो छोटे छोटे बीज से तो कई सारे प्लांट उगेंगे। और अगर बड़े बड़े बीज है तो प्लांट पॉपुलेशन अपने आप क्या हो जाएगी? कम। ये मैं सिखाऊंगा सब तुमको, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जब हम सीड रेट और स्पेसिंग पढ़ेंगे तो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, चलो हाँ सबकी कर लो। हाइब्रिड राइस की कितनी है? 10 to 15। देखो डाटा हिंदी में याद करो, इंग्लिश में याद करो, उससे कोई नहीं दिक्कत है। बीटी की है 1.5, हाइब्रिड की है 2, हाइब्रिड राइस की है 10 से 15, वीट की है 65 और 4 की मेज दी, हाइब्रिड मेज की है। देखो नीचे कंपोजिट मेज, कंपोजिट मेज की है 18 से 20, 18 to 20। ठीक है, सभी की आपको टेबल मिल जाएगी, उसमें से आप धीरे धीरे याद करिए। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या दिए हुए? न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सोर्स। बेटा ये न्यूट्रिएंट्स वाला एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। क्या नाम है इसका? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो न्यूट्रिएंट्स मैंने तुम्हें पहले भी जब अपन ने क्लास चालू करी थी उसके पहले सिखा दिए थे ना, NPK सिखाए थे कि नहीं? गंदू, पप्पू और कल्लू। अगर आप शुरू से नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं, हम फिर से रिवाइज करेंगे जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे। मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा शुरू में बता दिया है ताकि दिमाग में एक आउटलाइन चलती रहे और ऐसा भ्रम बना रहे तुम्हें कि तुमने पढ़ा है। आ रही बात समझ? इस चक्कर को याद रहे। तो ये वाली टेबल हम छोड़ रहे हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन आता है मैं बता देता हूँ। देखो हर न्यूट्रिएंट को प्लांट को सप्लाई हम तो करेंगे अलग से फर्टिलाइजर डाल के, पर प्लांट को खुद से मिट्टी भी करेगी, है ना? मिट्टी सप्लाई करेगी कि नहीं न्यूट्रिएंट्स का? जल्दी बता दो। हाँ, मिट्टी कहाँ से बनी है? रॉक्स, चट्टानों से ही मिट्टी बनी है, चट्टानों से सोइल बनी है। अब रॉक्स में क्या थे? मिनरल्स। क्या थे? मिनरल्स। अलग अलग मिनरल्स अलग अलग न्यूट्रिएंट को सप्लाई करेंगे। आ रही बात समझ? तो नाइट्रोजन को सप्लाई करने वाला कौन मिनरल है? नाइट्रोजन कहाँ से आएगी? ऑर्गेनिक में। और दूसरा देखो फास्फोरस के लिए एपेटाइट। हाँ ये एपेटाइट है। क्या है ये? क्या है ये? मिनरल। इस मिनरल से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा? फास्फोरस, है ना? देखो चट्टानें थी, रॉक्स थी, रॉक्स में क्या थे बोलो? मिनरल्स। रॉक्स से क्या बन गई? सोइल। तो सोइल में भी क्या रहेंगे? मिनरल्स। मिनरल्स में क्या रहेंगे? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन लेगा? प्लांट। अरे बस पूरी कहानी हम जो है पूरा एक चैप्टर है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, छोटा चैप्टर है, डाटा बहुत है, याद करने वाली चीजें ज्यादा है, पर क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से, और आजकल उसमें से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पोटास। पोटास ऐसे हर एक का है ना, तो इस टेबल में हम अभी समय खराब नहीं कर रहे, तभी पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट। इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। हाँ, इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। ये वाला जो हिस्सा है इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस, ये है एग्रोमेट्रोलॉजी का। कौन से का है? एग्रोमेट्रोलॉजी। एग्रोमेट्रोलॉजी में हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट वगैरह कैसे क्या है, रेनफॉल कितनी है, कितने तरह के मानसून है, ये सब भी मैंने एक बार बता दिया तुमको। कितने तरह के मानसून? दो, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। देखो पहले ही बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका। ठीक है, तो वो पूरा क्लाइमेट वाला चैप्टर है। अब तुम मुझे ये बता दो बस 1 मिनट के अंदर कि क्लाइमेट वाला चैप्टर भी अभी निपटाते चले कि बाद में करेंगे? वो पीएटी में नहीं आता है, दूसरे एग्जाम्स में आता है बाद में। तो ये देखो बात।
ठीक है, देखो आगे दिया हुआ पेज नंबर पे आना, ये दिया हुआ क्लाइमेट हेडिंग की आगे 4-5 पेज आगे करो, लिखा हुआ है क्लाइमेट लिखा हुआ, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, जल्दी क्लाइमेट के नीचे क्या लिखा है, फॉर CPAT VHU एंड बस दो ही है। हाँ ये वाली एग्जाम्स के लिए है, PAT के लिए पर पढ़ लेंगे, इसलिए हमें इस टेबल को ड्रॉ करना है। आगे देखो, हाँ ये कंजप्शन ऑफ मेजर फर्टिलाइजर, अब ये ट्रेंड है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ इस ईयर में नाइट्रोजन का कितना यूज करा हमने, कितना नाइट्रोजन हमने फर्टिलाइजर से दिया, बात समझ आ रही क्या। देखो गवर्नमेंट क्या है, मैं माना सरकार को छोड़ देती तो गवर्नमेंट पिछले डाटा को देखेगी, क्या पिछले साल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से जो नाइट्रोजन दी है वो किसान ने कितनी दी है ना। देखो तुम देख के बताओ कोई एक ईयर की नाइट्रोजन कितना है, देखो उसमें हाँ 165.6 मिलियन टन होगा, कि लाख टन का है, लेख टन में ना दो डाटा रहते हैं, लेख टन में मतलब इतने लाख टन जो है नाइट्रोजन डाली है किसान ने। अब सरकार को ये क्यों देखना है, सरकार को ये देखना है कि अगले साल हमें यूरिया की कितनी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूरिया से क्या मिलेगी, नाइट्रोजन। आ रही बात सुनो, तुम कभी कभी खबर में देखते होंगे यूरिया की कमी, किसान परेशान, सरकार परेशान, कभी कभी यूरिया की ट्रक के ट्रक लूटे जाते, बीच में 2-4 साल पहले बहुत ज्यादा यूरिया की किल्लत आ जाती है और किसान भी भनभना जाता है, तुमको पता ही है ना, सरकार हिल जाती है। इसलिए सरकार पुराने डाटा को देख के रखेगी, अपने से नहीं पूछता है PAT में है ना, इसलिए अपन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और ये डाटा पुराने हैं, 2010, 11, 12 कब के हैं वो, इसलिए अगर लिखवाने होंगे तो मैं नए डाटा लिखवा दूंगा, तो अभी करंट में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब उससे ये भी समझ में आता है कि किसान जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका उपयोग कम करने लगा है कि ज्यादा करने लगा है, तो अभी धीरे धीरे तो कम करने का प्रयास कर रहा है किसान, ठीक है, बाकी कम हो नहीं रहा, को पता है। लैंड यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री एंड सम, हाँ इसमें मैंने कुछ पॉइंट कराए थे, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट चेंज होते रहते। कौन कौन से कराए थे मैंने, देखो टोटल जियोग्राफिकल वाला टिक कर लो, टोटल जियोग्राफिकल एरिया मतलब इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 329 मिलियन हेक्टेयर, यानी पूरे दुनिया की जमीन में से हमारे पास कितनी जमीन है, हमारे देश के पास 329 मिलियन। ये 1000 बार पूछ लिया ये क्वेश्चन। सीधे हमारी स्टेट दी हुई है, MP के पास कितनी है, 30, ये वाला पॉइंट करना है, बस टिक कर लो। नेट क्रॉप एरिया चेंज होते रहता है, नेट इरिगेटेड एरिया हर साल चेंज होते रहता है। नेट क्रॉप एरिया होता है मतलब इस साल कितनी फसल बोई, कितने एरिया पे फसल बोई, है ना, तो अब हर साल चेंज होता है, वो कम ज्यादा है ना। कहीं कहीं पर जैसे अब ये जगह है, माना ये फील्ड होता, अब धीरे धीरे इस पे घर बन गए, तो पहले ये क्या था, क्रॉप्ड एरिया, अब ये कौन सा एरिया हो गया, रेसिडेंशियल एरिया, तो चेंज हुआ ना डाटा, तो ये सब चेंज होता है। फॉरेस्ट एरिया, क्रॉप इंटेंसिटी, ये सब चेंज होती रहती है। नीचे आओ देखो, एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल है इंडिया में कितनी बरसात होती है, तो 119 सेंटीमीटर, और आपको जो डाटा दिया है वो मिलीमीटर में, तो 1 मिलीमीटर में 1 जीरो बढ़ जाती है, तो 1190 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया में कितनी बरसात होती है, तो 1190 मिलीमीटर या 119 सेंटीमीटर। आ रही क्या बात समझ, तुम ध्यान सुनोगे, आज भोपाल में 3 सेंटीमीटर बारिश, पेपर पढ़ते हो तो वो ऐसे नहीं पढ़ते, क्या करता है जिंदगी में, खड़े हो जाते, पेपर ही नहीं पढ़ते, तुम नहीं, तुम बैठ जाओ, क्या करते हो, बोले सर खाता हूं और क्यों, बैठ जाओ, कुछ अच्छे काम कर लो, ढंग की जिंदगी में बर्बाद हो जाओ। आ रही बात समझ, दुख की बात है कि मेरी अपनी शादी भी नहीं हो तो हो जाता हूँ, बच्चे होते मेरे और ऐसी हरकत करते, पेपर नहीं पढ़ते, इतना मारता मैं, इस कदर रट चुकाता, समझ में जाती कि जल्लाद के घर पैदा हो गया। हंसने में नहीं, समझ गए तुम, दुख की बात है ना। काम का ये जो पीढ़ी है इससे मैं बहुत दुखी हूँ, हम भी तुम्हारी पीढ़ी की है, ठीक है आप करो, सारे नशे भी करो भाई, नेटफ्लिक्स भी देखो, उससे कोई बात नहीं, वो भी एक तरह का चरस गांजा है, पर आप पढ़ाई तो करो, मूल जो आपकी चीज है, अरे बात समझ,
क्योंकि बेटा शिक्षा ये एक ऐसा हथियार है जो आपको आगे सब कुछ दे सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के पीछे पड़, एक समय के बाद वो एहसास होने लगेगा कि यार अब अपन भी कुछ करने, बार बार पापा से पैसे मांगने के लिए अच्छा लगता है। नेक्स्ट दे दो, तब तक समय निकल चुका होगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, एवरेज रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिया में कितना है 1190, तो अपने यहाँ कितना है 1089, यानी इंडिया के एवरेज रेनफॉल से अपने यहाँ रेनफॉल क्या है, कम। नेक्स्ट दिया हुआ है टोटल फार्म होल्डिंग, ये चेंज होता रहता है बेटा। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है कितने हैं आईसीआर के अकॉर्डिंग इंडिया में 50। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ गया। अकॉर्डिंग टू आईसीआर एग्री क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया आर 50। ये मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें, एग्रो इकोलॉजिकल और एग्रो। और यहाँ पर स्टेट एग्रो क्लाइमेटिक जोन, अपनी स्टेट में स्टेट को कितने भागों में बांटा है, 11 स्टेट एग्रो क्लाइमेटिक जोन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन इसलिए बनाया गया है, देखो ऐसा है जैसे डिस्ट्रिक्ट बनाई गई ना, वैसे इस जगह का क्लाइमेट थोड़ा अलग है, इस जगह का क्लाइमेट अलग है, यहाँ की मिट्टी अलग है, यहाँ की मिट्टी अलग है, उस हिसाब से जोन में बांट दिया। जैसे अगर तुम मालवा में देखोगे तो मिट्टी कैसी है अपनी, ब्लैक। दूसरी तरफ चले जाओगे कहीं ग्वालियर साइड तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, रेड। बात समझ में आ रही है क्या? तो हर जगह की मिट्टी क्या है, अलग अलग। हर जगह का क्लाइमेट क्या है, अलग अलग। अपने यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, जब निमाड़ में जाओगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो वो ऐसा, ठीक है। निमाड़ी बहुत खतरनाक रहती, निमाड़ की गर्मी खतरनाक रहती, निमाड़ की मिर्ची भी खतरनाक है। अरे बात समझ, मिर्ची की सब्जी, मिर्ची उगाते हैं और मिर्ची की सब्जी, हरी मिर्ची की सब्जी बनाएंगे, उसमें अलग से मिर्ची डालते। ठीक, चलो नेक्स्ट। फॉरेस्ट एरिया देखो, फॉरेस्ट एरिया इंडिया का देखो कितना है। फॉरेस्ट एरिया इंडिया में 23.8%, यानी जितनी भी जमीन है उसका 23% हमारे पास क्या है, जंगल। एमपी का देखो कितना है, कितने परसेंट है, 30। मैं पढ़ा रहा हूँ यार, हाँ खड़े हो फिर बता, खड़े हो जाओ। लाला मंडे को आए थे, टेस्ट पेपर किस दिन सोल्व करा था, कल नहीं परसों, कल नहीं आया। क्या पढ़ा रहे बेटा, क्या पढ़ा रहे बेटा, क्या पढ़ा रहे? कहाँ, उससे तो आगे बढ़ गए हम। तुम ऐश्वर्या राय भी पढ़े हो, अब नई जोड़ी आ गई ना, चंकी पांडे की, क्या नाम है उसका, हम अनन्या पांडे का। तुम ऐश्वर्या राय भी पढ़े, जल्दी बताओ अनन्या पांडे क्या है, फॉरेस्ट एरिया। लड़की कह रही फॉरेस्ट एरिया, अनन्या पांडे बेटा फॉरेस्ट एरिया पढ़ रहे हैं। इंडिया में कितना है 23%, एमपी में कितना है 30%, होना कितना चाहिए 33%, दोनों जगह कम है। तो हमें फॉरेस्ट एरिया क्या करने की जरूरत है, बढ़ा देंगे। एमपी में जल्दी 33 तक पहुंच जाएंगे और इंडिया में धीरे आगे। ये टोटल हो। अब इंडिया का शेयर देख लिया, टोटल जियोग्राफिकल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 पॉइंट नीचे जो लिखे। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया में शेयर कितना है 2.4%, यानी पूरे वर्ल्ड का जितना एरिया है उसमें से हमारा हिस्से कितना लगा, बस 2.4%। एरिया वाइज जो है जियोग्राफिकल एरिया वाइज हम शायद 7th नंबर पे, सबसे आगे है रशिया, कनाडा वगैरह है, अमेरिका है, चाइना भी हमसे आगे, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज कितनी परसेंट, वर्ल्ड के कितने परसेंट लोग हमारे यहाँ 17.5%, और बढ़ते ही जा रहे हैं। समझ नहीं बात, भारत देश है, मूर्खों का देश है भारत। किसका देश है, मूर्खों। 7 लड़कियां हो गई, फिर भी 8वीं में ये आस में लगे हुए हैं कि अब लड़का हो जाए। अरे बात समझ, बेटा बेटी एक समान, जात पात का लाइव स्टॉक देखो, लाइव स्टॉक वर्ल्ड के कितने परसेंट लाइव स्टॉक हमारे यहाँ है 50%। इन्हें पूरे दुनिया में अगर 100 जानवर है तो 15 अपने हैं, और लाइव स्टॉक में हम फर्स्ट पे। लिख लो, हम रैंक लिख लो, हमारी फर्स्ट, वो हमेशा फर्स्ट रहेंगे क्योंकि जानवरों पे तो देश है इंडिया। चल फॉरेस्ट एरिया हमारे पास पूरे वर्ल्ड का कितने परसेंट है, 1.5%, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, छोटी सी चीज है ना। जियोग्राफिकल एरिया वाइज हम 7th नंबर पे है, पॉपुलेशन में हम 2nd नंबर पे, और भगवान की कृपा रही तो फर्स्ट हो जाएंगे जल्दी, है ना। अभी पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था, 2011। उसके बाद अब होगा शायद 10 साल में होता है, 2021 में अब होगा, अब पता चल जाएगा कितने हो गए। चलो देखो नेक्स्ट चीज क्या है,
इंडिया पोजीशन इन वर्ल्ड है ना, तो इंडिया फर्स्ट किस किस चीज में फर्स्ट पे है, किस किस चीज में सेकंड पे और किस किस में थर्ड पे। इसकी मैंने नई टेबल बनवा दी थी, कितने लोगों के पास बनी हुई है? चलो डाउन, जिसके पास नहीं है वो बना ले ना, क्लास का समय खराब होगा। कुछ नहीं है उसमें, देखो मैंगो में इंडिया कौन से नंबर पर है? फर्स्ट है ना। बनाना में कौन से नंबर पर? टोटल फूड में हम सेकंड। थोड़ा बहुत कुछ चेंज होते रहता है इसलिए नया बनवा दिया है, उसको देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन आते रहता है उसमें से, ठीक है। टोटल फ्रूट में हम कौन से पे? सेकंड। टोटल वेजिटेबल में भी हम कौन से पे? सेकंड। और केवल मैंगो की पूछता है तो फर्स्ट। और एक बार मैं कल बनवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आगे आ जाता है, ये मेरे को पता है कौन कौन सी चीजें होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन, है ना। ये जो बेटा पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड इन इंडिया, मतलब एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया? तो क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? राइस। राइस में भी सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं बासमती राइस। कौन सा राइस? बासमती राइस। अब देखो हम राइस का क्या है, राइस हमें उगाना कम कर देना चाहिए, क्योंकि 1 किलो राइस उगाने के लिए लगभग 5000 लीटर पानी की जरूरत है। कितने पानी की जरूरत है? 5000। मतलब हम अपने इंडिया या हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें चस्का लग गया है पैसा कमाने का। हम क्या कर रहे हैं, अपना पानी खूब ज्यादा लगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं और दूसरे देशों को बेच रहे हैं, उसके बदले पैसा आ रहा है। पर हम ये नहीं देख रहे कि इतने से पैसे से क्या होगा जब आगे हमारे पास पानी बचेगा ही नहीं। तो हम दूसरे को बेचने के लिए क्या, हमारे खुद के लिए भी चावल नहीं उगा पाए। अरे बात समझ, क्योंकि पानी कम हो जाए, ठीक है। ये चेंज होता रहता है ट्रेड। एग्रीकल्चर इंपोर्ट, कि हम सबसे ज्यादा किस चीज का इंपोर्ट करते हैं? तो देखो किसका करते हैं? वेजिटेबल ऑयल। अब अगर नए डाटा है उसमें चेंज हो गया होगा कि किसका इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम, कि एग्रीकल्चर की कमोडिटी है, जो कृषि की वस्तु है, उसमें सबसे ज्यादा हम किस चीज को दूसरे देश को दे रहे हैं? एक्सपोर्ट मतलब समझ गए ना, बाहर बेचना। तो बाहर किसको क्या बेचना हम ज्यादा? राइस, उसके अनुसार। और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम? वेजिटेबल। अब अलग अलग साइंटिस्ट थे, उनके कंट्रीब्यूशन है। हर एक साइंटिस्ट के बारे में पूरा पूरा याद नहीं रखना है, थोड़ी थोड़ी बातें जो मेजर साइंटिस्ट है उनकी याद कर लेनी। सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे? एमएस स्वामी। इनके बारे में जितना मिले पढ़ लो, है ना, क्योंकि ये सबसे मेन साइंटिस्ट थे। ये क्या थे? खुद क्या थे? वीट ब्रीडर। साइंटिस्ट की भी अलग अलग कैटेगरी है, कि वो ब्रीडर था, कि वो एग्रोनॉमी से था, है ना, कौन सा सब्जेक्ट था उसका। तो ये क्या थे? ब्रीडर। ब्रीडर ही अच्छी वेराइटियां बना सकता है, क्योंकि वेराइटी बनाने का काम किसका है? ब्रीडर का। इसीलिए तो इनने वेराइटी बनाई थी। तो ये वीट के ब्रीडर थे और वीट की वेराइटी बनाई थी। इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। हाँ, लास्ट में बुक नहीं है क्या तुम्हारे पास? पेज क्यों पलट रहे हो? कहाँ पर पढ़ रहे हो? नेक्स्ट लाइन पढ़ो बेटा, अगली। उस पे आ गए क्या आप? हाँ नहीं, कहाँ पढ़ रहे थे आप? वेरी गुड। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मार्क्स उतार लो आराम से, कोई नहीं आ रहा होगा कोरोना लेके। गुड, आप पढ़ो। एक्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन बनता है, उसके एक मेंबर थे, ये कौन? स्वामीनाथन। फार्मर कमीशन बना था, उसके भी चेयरमैन कौन थे? स्वामीनाथन। नेक्स्ट, हाँ, वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था इनको। कब मिला है? 1987। किसको मिलता है? जो फूड की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है ना। किस कौन देता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बता था ना कहाँ पर है इसका? रोम, इटली। पूरे वर्ल्ड का है। नेक्स्ट, एज ए मिलेनियम प्राइज, इनको एक और प्राइज मिला, क्या नाम था उसका? मिलेनियम प्राइज, बाय फॉरवर्ड प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। हाँ, ये इतना कुछ नहीं, कब मिला छोड़ो। ये एक्स प्रेसिडेंट थे किसके? नेशनल कमीशन ऑन फार्मर। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर बैठा था किसके लिए? सुसाइड क्यों हो रहे हैं किसानों के, तो एक कमेटी बैठी थी जिसके चेयरमैन कौन थे? स्वामीनाथन। कब बैठी थी? वह लिख लो, 2004। क्वेश्चन आता है नेशनल कमीशन ऑन फार्मर कब बना? 2004। चेयरपर्सन कौन थे? MS स्वामीनाथन। इनने रिपोर्ट सबमिट करी और कहा था कि फसल के भाव बढ़ाओ, तो अब तक नहीं बढ़े। नेक्स्ट, इनकी बुक है, बुक का नाम क्या है? वीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, अभी तक जिंदा है बेटा, डॉन अभी तक जिंदा है। 90 साल से ऊपर के हो गए। बीच में एक अफवाह फैलाती थी कि शेर मर गया, शेर मरता नहीं, फिर दहाड़ दिया से चुप कर दिया उनने धीरे से कि मैं जिंदा हूँ, फालतू अफवाह मत फैला, बैठ जाओ। तो ये हमारे भगवान है MS स्वामीनाथन, एग्रीकल्चर।
नेक्स्ट कौन है? डॉक्टर एन ई बोल। ये वर्ल्ड में एग्रीकल्चर के भगवान हैं। क्यों? देखो, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, इन्हीं के शिष्य है अपने स्वामीनाथन। इनने जो जो करा वर्ल्ड में वो स्वामीनाथन जी ने क्या कर दिया? इंडिया। ही वाज अमेरिकन वीट साइंटिस्ट, ये भी अमेरिकन वीट साइंटिस्ट है ना। इनको अवार्ड मिला नोबेल पीस प्राइज, स्टार लगा देना इस पे। नॉर्मन बोर्नहोम को नोबेल पीस प्राइज मिला था। तब क्या थे, ये एग्रीकल्चर के अवार्ड इतने थे नहीं, तो नोबेल पीस प्राइज, पीस मतलब शांति, शांति के लिए नोबेल दिया गया उनको 1970 में। नोबेल प्राइज मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अब क्यों दिया गया? देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उससे क्या हुई? भूखमरी मिटी, और भूखमरी अगर मिटेगी तो दुनिया में क्या फैलेगी? शांति। अरे बात समझ, जहाँ पर बेरोजगारी ज्यादा है, जहाँ पर भूखमरी ज्यादा है, वहीं पर जो है अत्याचार ज्यादा है, लूटमार वहीं ज्यादा है। यूपी बिहार में तुम देखोगे भूखमरी ज्यादा है तो लूटमार, हत्या, रंगदारी। रंगदारी क्या होता है? लड़की ऐसे चाकू दिखा के पैसे मांग लेना क्या हो गया? रंगदारी। अरे बात समझ, हम बहुत अच्छी जगह है, एमपी बहुत अच्छी जगह, उसमें भी हम मालवा रीजन में, जहाँ कोई दिक्कत नहीं, सीधे लोग हैं, हम गाय हैं, हम गाय। नेक्स्ट, he was awarded नोबेल प्राइज मिला उनको, कब मिला? 1970। ये दोनों साइंटिस्ट पूरी तरह पढ़ने हमें। नेक्स्ट, तीसरे साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्गीस कुरियन। ये फादर ऑफ क्या है? व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये चले गए बेचारे। ये एक्स चेयरमैन है एनडीडीबी के। एनडीडीबी बनाया इनने था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट। जितनी भी मिल्क की बात करें ना, आज तुम्हें अगर दूध मिल रहा है तो किसकी वजह से? वर्गीस। गुजरात से थे, गुजरात में सबसे पहले इन्हें बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म बनाया, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो क्या नाम दे दिया उसको? व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो उस मिल्क का मैनेजमेंट भी करना था तरीके से। जो अमूल बनाया ना, वो किनकी देन है? सब वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो आज तुम अगर रोज दूध पी रहे हो तुम, तो भगवान का नाम लेने की जगह किसके नाम लो? वर्गीस। ब्रेन बिहाइंड। यदि आप भी पीएटी करना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें जायसवाल कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट सीहोर। कॉन्टैक्ट नंबर 82697086।